अफगानिस्तान पर भले ही तालिबान ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो तालिबान के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। इसी बीच एनआरएफ ने स्पष्ट किया कि वो तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में एक समानांतर सरकार चलाएंगे। सच तो यह है कि पंजशीर अफगानिस्तान का इकलौता ऐसा प्रांत है जहां तालिबान पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार के शीर्ष नेतृत्व की घोषणा कर दी है। तालिबान की इस पूरी कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्हें या तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया है या फिर वे अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शुमार हैं। तालिबान सरकार को मान्यता कौन कौन सा देश देगा, इस पर भी अभी संशय कायम है। इन सबके बीच पंजशीर के लड़ाकों की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अफगानिस्तान के लोगों की रक्षा और उनके हितों के लिए जंग जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने तालिबान की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि तालिबान ने जो सरकार बनाई है उसमें आतंकियों की भरमार है, जो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में अस्थिरता की भरमार करेगा, जिससे आम लोग परेशान होंगे। ऐसे में वो आम अफगानियों के हितों के लिए खुलकर जंग जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 2 अहम फैसले लिए गए। रबी की फसल की एमएसपी को बढ़ाकर मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी गई है। पीएलआई स्कीम के तहत 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैकेज दिया जाएगा। पैकेज में टियर 2 और 3 के इलाकों वाली कंपनियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में इस फैसले से हजारों लोगों को सीधे रोजगार मिल पाएगा। पैकेज को 2 भागों में रखा गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन और 300 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया है। पैकेज से एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो वहीं मार्केटिंग सीजन 2022 और 23 के लिए रबी की फसल का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्र ने गेहूं, बारले, चना, मसूर, सरसों और सेब फ्लावर का एमएसपी बढ़ा दिया है। सबसे ज़्यादा मसूर और सरसों के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, इसमें 400 रुपये का इजाफा किया गया है। इसके बाद चने के एमएसपी में सबसे अधिक यानी 130 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सेब फ्लावर का एमएसपी 114 रुपये बढ़ा है। वहीं गेहूं और बारले का एमएसपी 40 और 35 रुपये बढ़ाया गया है। वहीं एक बार फिर से किसान आंदोलन तेज हो गया है। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने आज रबी की फसल की एमएसपी को बढ़ाकर किसानों को तोहफा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के करनाल में किसान और स्थानीय प्रशासन आमने सामने है। झारखंड विधानसभा में नमाज पर रात बरकरार है। झारखंड विधानसभा के अंदर नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने पर लगातार बीजेपी जो है हेमंत सरकार को घेर रही है, तो ऐसे में ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्य के तमाम बड़े भाजपा नेताओं ने अरगोड़ा मैदान से विरोध मार्च निकाला, जिसमें भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश शामिल थे। विधानसभा घेराव के लिए निकले भाजपा नेताओं को पहले जगन्नाथपुर मंदिर के पास पहुंचते ही बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया और फिर लाठी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान सांसद दीपक प्रकाश और संजय सेठ सहित महिला कार्यकर्ताओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। बीजेपी ने लाठीचार्ज को लेकर कहा कि हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। भाजपा का आरोप है कि यह सरकार लोकतंत्र को दबाने का काम कर रही है। साथ ही दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे थे। जब जब लगेगा लोकतंत्र खतरे में है तो बीजेपी कार्यकर्ता गोली और लाठी खाने से पीछे नहीं हटेंगे। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। ये देशव्यापी आंदोलन होगा। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले में आगे क्या फैसला सामने आता है। क्या जो हिंदू है उनको पूजा अर्चना करने के लिए विधानसभा में स्थान दिया जाता है या फिर ये फैसला वापस लिया जाता है। जम्मू कश्मीर के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का तालिबानी पैर देखने को मिल रहा है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अफगानिस्तान में तालिबान इस बार अच्छा शासन देगा, तो वहीं महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि इस बार तालिबान हकीकत बनकर आया है और वो पूरी दुनिया में अगर अपनी छवि बदलता है तो अच्छा शासन कर सकता है। श्रीनगर में एक कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान में इस्लामिक नियमों के आधार पर शासन करना चाहिए, दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि तालिबान हर किसी से इंसाफ करेगा।
तो वहीं कुलगाम में फारूक के बाद महबूबा ने तालिबान राग अलापा। महबूबा ने कहा कि तालिबान की जो छवि बनी है वो इंसानों के खिलाफ थी, लेकिन अब की बार वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तो बाकी जो असली शरिया कहता है, जो हमारे कुरान शरीफ में है, अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो वो दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में तबाही मचा रखी है। इस समय की अगर बात की जाए तो अफगान की जनता कहर से जूझ रही है। अगर वहाँ की सड़कों की तस्वीरें देखी जाए तो जनता संघर्ष कर रही है। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या इन नेताओं को अफगानिस्तान की जनता का दर्द दिखाई नहीं देता, जो ये ऐसे बयान दे देते हैं। जालोर के अगड़ावा में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड हवाई पट्टी का कल होगा उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। दिल्ली से सुबह 11 बजे पहुंचेंगे हवाई पट्टी और उद्घाटन कर देंगे सौगात। देश के लिए कल का दिन होगा ऐतिहासिक। जालोर के अगड़ावा में 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी बनी हवाई पट्टी का कल उद्घाटन होगा। NHAI और वायुसेना की ओर से इस हवाई पट्टी को बनाया गया है। NHAI का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसमें गांधव से गागरिया तक 197 किलोमीटर भारतमाला परियोजना के तहत हाईवे बनाया गया है, जिन पर अगड़ावा में 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस हवाई पट्टी को लेकर आज टेस्टिंग की प्रक्रिया वायुसेना की ओर से पूरी की गई। आज वायुसेना के विमान इस पर उतरे और टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली पालम एयरपोर्ट से सुबह 9 बजे रवाना होकर 11 बजे हवाई पट्टी पहुंचेंगे और उद्घाटन कर देश को सौगात देंगे। महज अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर यह देश की पहली हवाई पट्टी है जो आपातकालीन हवाई पट्टी होगी, जिस पर वायुसेना की ओर से कभी भी वायुसेना के सभी तरह के एयरक्राफ्ट उतर सकेंगे। कल उद्घाटन कर ये बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। इस दौरान राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, सांसद देवजी पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। वही बात करें अगर भाजपा की, तो भाजपा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों में अपने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश, प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड और गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का चुनाव प्रभारी बनाया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सबसे दिलचस्प चुनाव उत्तर प्रदेश का ही होने वाला है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खास फोकस रखा है और यहां प्रभारी के साथ सह प्रभारियों की फौज उतार दी है। पार्टी ने यहां धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे, विवेक ठाकुर, कैप्टन अभिमन्यु और अन्नपूर्णा देवी को सह प्रभारी बनाया है। भाजपा के बयान के मुताबिक बात करें उत्तराखंड की, तो इस राज्य के चुनाव की कमान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को दी गई है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रहलाद जोशी के साथ भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी और सरदार RP सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। वही बात करें विधानसभा चुनावों की, तो भाजपा इसमें सियासी और जातीय समीकरण साधने की कवायद में जुट गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और भाजपा अगर ये चुनाव जीतने में कामयाब रहती है तो लोकसभा में भी इनके जीतने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। वकील सुरक्षा कानून को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर रहे अजमेर जिला बार के वकील कलेक्टर को ज्ञापन देने के दौरान भी किया हंगामा, वहीं नाराज होकर किया रोड जाम। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किए जाने के विरोध में अजमेर जिला बार एसोसिएशन के ने बुधवार को एक दिन की हड़ताल की। इसके बाद सभी अधिवक्ता जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए कलेक्टर चैम्बर के बाहर भी विरोध करने लगे। जिला कलेक्टर के नाम मिलने से नाराज अधिवक्ता पुनः कोर्ट परिसर पहुंचे, जहां उनके द्वारा ज्ञापन नहीं लेने पर नाराजगी जताते हुए रोड को जाम करने की रणनीति बनाई गई और जयपुर अजमेर मुख्य रोड को जाम कर दिया और इस दौरान आमजन को कोई परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं पीटीईटी की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को भी काफी दिक्कतें हुई। साथ ही अजमेर शहर की तमाम सड़कों पर भी भारी जाम लग गया। वहीं वकीलों को समझाने के लिए AFP, ADM सिटी और ADM 1 भी पहुंचे, लेकिन वकीलों के द्वारा इन्हें भी वापस रवाना कर दिया गया। वकीलों ने कहा कि जब तक जिला कलेक्टर ज्ञापन लेने हमारे पास नहीं आते तब तक हम यह रोड जाम करके रखेंगे। वहीं उन्हें भी और भी कई अधिकारी समझाने आए, लेकिन वकील अपनी जिद पर अड़े रहे। वहीं कुछ देर बाद अजमेर संभागीय आयुक्त वहां से गुजर रही थी तो उनकी गाड़ी के आगे भी वकीलों ने लेट कर विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें पुनः गाड़ी को पीछे ले जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद संभागीय आयुक्त पीछे की तरफ चल दी। अन्य प्रशासनिक अधिकारी उसके बाद वकीलों के पास फिर पहुंचे और उन्हें समझाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वकील तब से मस नहीं हुए। वहीं शाम को 5 बजे केवल वकीलों ने रोड खोला और कल सुबह 10 बजे जनरल मीटिंग का आह्वान किया, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। शाम 5 बजे सामूहिक हड़ताल के बाद खोला रोड और कल
जनरल हाउस का लिया निर्णय, आगे की रणनीति होगी कल तय। कोरोना की तीसरी लहर की चुनौती के मद्देनज़र जहां राजस्थान के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, तो वहीं इधर बीकानेर ज़िला प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि वैक्सीनेशन 100% हो जाए। बीकानेर में इसके लिए एक खास अभियान मेगा वैक्सीनेशन कैंप आज रखा गया, जिसमें शहर और गाँव के क्षेत्रों में वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए। 1 लाख टारगेट रखा गया था। अभी तक 91,000 लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। CMHO डॉक्टर OP चाहर का कहना था कि देर शाम तक आंकड़े पूरे आ जाएंगे और हमें लगता है कि हमने जो कोशिश की थी कि 1 लाख लोगों को आज वैक्सीनेट किया जाए, उस लक्ष्य में हम कामयाब होते दिख रहे हैं। कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि लोग इस बात को समझें कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है और इसी के लिए ये मेगा वैक्सीनेशन कैंप आज एक तरह से चलाया गया, जिसमें अलग अलग जगहों पर केंद्र बनाकर लोगों को वैक्सीनेट किया गया। कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाती कोचिंग सिटी कोटा से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। यहाँ शहर की पॉश कॉलोनी की गलियों में जैसे पुलिस के अंदाज में चोरों की एक पलटन रात में गश्त कर रही हो। पूरा माजरा CCTV कैमरे में भी कैद हो गया है। मामला शहर के दादाबाड़ी थाना इलाके की पॉश कॉलोनी प्रताप नगर का है, जहाँ चोरों की पूरी पलटन ने पूरी रात जमकर धमाचौकड़ी मचाई और फाटके फांदकर घरों में दाखिल होने के बाद मीटर रीडिंग के मीटर से लेकर के मोटर और नल तक जो भी मिले उठाए और चुरा करके चलते बने। कॉलोनी वासी इस बात को लेकर और भी ज़्यादा नाराज़ नजर आए कि इस कॉलोनी में लगातार चोरियों की वारदातें हो रही है और शायद इसी गैंग की तरफ से अंजाम दी जा रही है, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद भी पुलिस की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बाद में कॉलोनी वासियों ने थाने में जाकर भी हंगामा मचाया और पुलिस को शिकायत सौंपते हुए ये सारी CCTV फुटेज तस्वीरें भी पुलिस के सुपुर्द की है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों की बेहद धीमी गति से गुस्साए कांग्रेसी पार्षदों और शहर और देहात कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज नगर निगम परिसर में किया जंगी प्रदर्शन। इस प्रदर्शन के दौरान निगम के गार्ड्स ने मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। इस बात से कांग्रेसी पार्षद बेहद नाराज हुए और स्थिति हाथापाई और धक्का मुक्की तक जा पहुंची। उदयपुर में स्मार्ट सिटी कार्यों की धीमी गति और इसके चलते पिछले कई वर्षों से आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर आज कांग्रेसी पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। उदयपुर नगर निगम में कांग्रेस के सभी पार्षद और शहर और देहात इकाई के पदाधिकारियों ने नगर निगम परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की निगम के गार्ड से भिड़ंत भी हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान काफी हंगामा हुआ और पुलिस के भारी जाब्ते ने मामले को शांत कराया। दरअसल कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी गति के चलते कई वर्षों से आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बारिश के मौसम में ये परेशानी दोगुनी हो जाती है, लेकिन स्मार्ट सिटी कार्यों को लेकर कोई भी जिम्मेदार ध्यान देने तक को तैयार नहीं है। गुस्साए निगम के कांग्रेसी पार्षदों और पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त के समक्ष अपना आक्रोश व्यक्त किया और साफ किया कि यदि समय रहते स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों में तेजी नहीं लाई गई तो आगामी दिनों में और उग्र आंदोलन किया जाएगा।